नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। पिछले भाग में आपने सुना बच्चों के प्रयास से घर पर ही आकर एक लैब का मेंबर टेस्ट के लिए स्वाब लेकर गया। आगे आज का भाग यानी भाग 13। अगली सुबह मेरी सीटी स्कैन के रिपोर्ट लेने बेटी हॉस्पिटल गई। अचानक मेरी बीमारी की खबर सुन बेटा हड़बड़ा कर आ तो गया था, पर उसे अपने ऑफिस के कुछ काम करने होते थे जो पिछले 2 दिनों से मेरी कोरोना टेस्ट के लिए लाइन लगने के कारण नहीं कर पाया था। सो उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बेटी रिपोर्ट लेकर लौटी तो उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। तीनों लोग आपस में सिर जोड़े मंत्रणा करते रहे और मैं अपने कमरे में बेखबर सोती रही। बेटी ने जब मुझे थोड़ा साबूदाना खिलाने के लिए जगाया, मैंने उससे रिपोर्ट के बारे में पूछा। उसने कहा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ठीक से दवा लोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। फिर मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस होती है? मैं इतना सोती क्यों हूँ? खाओगी पियोगी नहीं तो और क्या होगा? कहते हुए बेटी की आवाज़ भारी हो गई। वह तुरंत पानी लेने के बहाने कमरे से निकल गई थी। मैं अपनी नींद की खुमारी, जो दरअसल अर्ध बेहोशी की अवस्था थी, सो कुछ समझी कुछ नहीं समझी। थोड़ा सा साबूदाना लेने के बाद बेटी द्वारा खिलाई दवा खाकर आराम से सो गई। रात में बहू से वीडियो कॉल पर बातें करते बेटे ने मुंह में 2 बार दवा डालकर पानी पिला दिया। अगली सुबह स्नान और कुछ नाश्ता करने के बाद बेटी जब दवा मुंह में डालने लगी, मैंने उससे दवा हाथ में देने को कहा। थोड़े संकोच के साथ उसने दवा मेरे हाथ पर रखा। देखकर मैं हैरान रह गई। मुट्ठी भर लाल पीली छोटी बड़ी गोलियां। मैंने पूछा, जब मुझे कुछ हुआ नहीं है फिर इतनी सारी दवा क्यों? सब विटामिन की गोली है, खाओ चुपचाप। पर एक साथ इतनी विटामिन की गोली क्यों? मुझे जवाब देने के बजाय उसने अपने भाई को आवाज़ दी। वह भी आकर कमरे में खड़ा हो गया। भैया देखो, मम्मी दवा नहीं खा रही है। तुम दोनों पहले बताओ मुझे हुआ क्या है, फिर मैं दवा खाऊंगी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने के बाद सिर नीचा किए कुछ पल खामोशी से खड़े रहे। फिर बेटे ने ही उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं गुड़िया, हमारी मम्मी ना तो इतनी नासमझ है और ना ही इतनी कमज़ोर, इसलिए जो सच है मम्मी को बता देते हैं। मम्मी का जानना ज़रूरी भी है। हमारे वापस जाने के बाद उन्हें अपना ख्याल स्वयं ही तो रखना है। वैसे मैं सच्चाई को बहुत हद तक समझ रही थी, बस कन्फर्म होना चाह रही थी। बेटे ने कुछ उदास किंतु दृढ़ स्वर में बताया, मम्मी तुमको कोरोना ही हुआ है। कहने के बाद उसने पल भर रुक कर एक लंबी सांस ली। तो क्या अब मैं नहीं बचूंगी? मैंने सपाट सा सवाल किया। यूं तो एक सांस में इन चंद शब्दों को कह गई थी मैं। आज से पहले कई बार, कभी मजाक में, कभी खीज में, तो कभी क्रोध में मैंने इन शब्दों को कहा होगा, पर आज इन शब्दों को कहते हुए मेरे अंदर दर्द की एक पतली सी लकीर खींचती चली गई थी, जिसकी आंच को मैंने जबरन अपने चेहरे पर आने से रोक लिया। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो, दोनों एक साथ लगभग चीखने वाली आवाज़ में बोल पड़े थे। मम्मी ये बात सच है कि कोरोना बहुत ख़राब बीमारी है, पर लाइलाज नहीं।
इस बीमारी से मौत सिर्फ उन लोगों की हो रही है जिनके घर वाले या तो सही इलाज करा पाने में असमर्थ हैं या फिर कहीं हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है और कहीं उनका अमानुषिक व्यवहार भी लोगों की मौत का कारण बन रहा है। फिर जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनका बचना भी मुश्किल हो रहा है। बेटे ने समझाते हुए कहा, मम्मी तुम्हारे साथ इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। साईं की कृपा से तुम्हारा परिवार अच्छे से अच्छा इलाज कराने में समर्थ है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं। रही बात हॉस्पिटल की, तो हम तुम्हें उनके भरोसे छोड़ेंगे ही नहीं, बेटी ने दृढ़ स्वर में जोड़ा। फिर दोनों भाई बहनों ने संयमित स्वर में समझाते हुए कहा, मम्मी तुम्हें है तो कोरोना ही, पर सर्दी जुकाम जैसे कोई सिम्टम नहीं होने के कारण जानकारी होने में काफ़ी देर हो गई। तो अब कुछ नहीं, थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी और थोड़े लंबे समय तक दवा लेनी होगी। दरअसल संक्रमण तुम्हारे दोनों फेफड़ों में 50% से भी ज़्यादा फैल चुका है। पर साईं की कृपा से बुरे में अच्छा यह है कि संक्रमण फेफड़े के दोनों किनारों से फैलना शुरू हुआ है। बीच का भाग अब तक सुरक्षित रहा है, जिसके कारण तुम सांस ले पा रही हो, वरना तो। कहते हुए बेटे ने बेटी की ओर देखा। दोनों ने एक गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में एक साथ बोले, कोई बात नहीं मम्मी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर दोनों ने बताया, मेरे फेफड़े में खून के थक्के जम गए हैं, मुझे बेहद सावधान रहना होगा। कुछ दिन अधिक चलना फिरना, कोई काम वगैरह नहीं, सिर्फ आराम और पौष्टिक खुराक लेनी होगी। डॉक्टर फेफड़े में जमे हुए खून के थक्कों को गलाकर शौच के साथ गिराने की दवा दे रहा है, जिससे संभवतः। आगे का हाल सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह भाग आपको कैसा लगा। अब आगे। संभवतः तुम्हें दिन में कई बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे घबराना नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, दोनों ने दृढ़ता से कहा। फिर दोनों मुझे एक बात के लिए बहुत जोर देकर समझाते मनाते रहे कि अब मैं कम से कम अंडा खाऊं। वैसे मैं कोई शुद्ध शाकाहारी नहीं, मायके ससुराल दोनों ही जगह परिवार में सभी लोग मांसाहारी हैं, बस मुझे पसंद नहीं। बीच में सबके जोर देने पर कुछ दिन सबकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा बहुत खाया भी, पर भाता नहीं था। बच्चों के बाहर जाने के बाद फिर से छोड़ दिया। खैर, बच्चों की खुशी के लिए मैंने एक बार फिर हाँ कर दी। वैसे भी अब जिंदगी का क्या, जब सिर्फ शहर ही में नहीं, पूरा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से त्राहि त्राहि कर रहा था। न जाने क्यों मुझे लगता मुझे कोरोना नहीं हो सकता। इस विश्वास का कोई आधार तो नहीं था, बस एक खुशफहमी कह लीजिए। पिछले कई दिनों से पूरी तरह क्वारंटाइन में रही, पर मन में एक उम्मीद थी कि रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी और मैं अपने परिवार के साथ पहले की तरह रह पाऊंगी, अपने बच्चों को गले लगा पाऊंगी, क्योंकि सही दिशा में इलाज शुरू हो गया था। सो उस दिन मुझे वो बेखबरी वाली नींद नहीं आई। बच्चों के सामने मैं मजबूती से उनकी बातें सुनती रही थी, पर उनके कमरे से जाते ही मन भारी हो गया। दिमाग में इन दिनों की पढ़ी सुनी घटनाएं चक्कर काटने लगी।
मुझे लगा मालूम नहीं बच्चे अब भी पूरा सच बता रहे हैं या सच इससे भी बुरा है। कभी अब तक के किए अपने पूरे अधूरे काम याद आते, तो कभी परिवार रिश्तेदार का कोई सदस्य, और आंखें नम हो उठती। लगता बस सफ़र समाप्त। आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।